रेडियो KGMU गूंज 89.6 FM। दोस्तों, कहते हैं कि अच्छी समझ और अच्छा स्वास्थ्य दोनों जीवन के सबसे बड़े आशीर्वाद हैं। जी हाँ, अगर आपके पास अच्छा स्वास्थ्य है तो समझिए आपके पास भगवान जी का पूरा आशीर्वाद है और आपको किसी तरह की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नमस्कार, स्वागत है, अभिनंदन। मैं हूँ प्रतिमा आपके साथ और लेकर आई हूँ आज का हेल्थ टॉक में आज हम बातें करेंगे एक ऐसे अहम विषय पर जो हमारी ज़िंदगी से बहुत ही ज़्यादा जुड़ा हुआ है। और आज इस विषय पर बातें करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं हमारे गेस्ट। जी हाँ, हमारे डॉक्टर साहब, आप हैं डॉक्टर पुनीत प्रकाश। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। नमस्कार मैडम। आज हमारे साथ हैं KGMU लखनऊ के डॉक्टर पुनीत प्रकाश, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कैंसर सर्जरी विभाग यानी सर्जिकल ऑन्कोलॉजी विभाग में। सर, आज का हमारा टॉपिक है बड़ी आंत का कैंसर। तो सबसे पहले तो हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि ये बड़ी आंत का कैंसर क्या है। नमस्कार सब लोगों को। देखिए, बड़ी आंत का कैंसर जो है, इसको हम लोग अंग्रेजी में या साइंटिफिक लैंग्वेज में कोलोरेक्टल कैंसर कहते हैं। ये दो अंग्रेजी के शब्दों या बायोलॉजी के शब्दों से मिलकर बना है, जैसे कि कोलो स्टैंड्स फॉर कोलन यानी कि बड़ी आंत, और रेक्टम जो है ये बड़ी आंत का जो टर्मिनल, जो सबसे दूर वाला हिस्सा होता है, जो कि लैट्रिन के रास्ते यानी कि एनल कैनाल से जुड़ता है, उसे हम रेक्टम कहते हैं। तो जो कोलोरेक्टल कैंसर है, ये एक तरीके से बॉडी में बायोलॉजिकली बिहेव करता है। इसका ट्रीटमेंट एक जैसा होता है, कुछ अंतर है दोनों के ट्रीटमेंट में, बट मोटा मोटा एक तरीके से बिहेव करता है, इसलिए हम उसको एक साथ एक एंटिटी में उसको इंक्लूड करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कोलोरेक्टल कैंसर। कोलोरेक्टल कैंसर बेसिकली आम जनजीवन के लिए जो समझने की बात है वो है कि वो बड़ी आंत का कैंसर है। हमारे पेट में दो तरीके के आते हैं, जैसे हम सभी जानते हैं, एक स्मॉल इंटेस्टीन, एक लार्ज इंटेस्टीन। स्मॉल इंटेस्टीन हम छोटी आंत को कहते हैं और लार्ज इंटेस्टीन हम बड़ी आंत को कहते हैं। तो लार्ज इंटेस्टीन वो हिस्सा है जो छोटी आंत से जुड़ करके और फिर नीचे जाकर के लैट्रिन के रास्ते से मिलता है। तो ये है कोलोरेक्टम का हिस्सा। बड़ी आंत के इस हिस्से को हम कोलोरेक्टम कहते हैं और यहाँ पे होने वाले कैंसर को हम लोग कोलोरेक्टल कैंसर कहते हैं। सर, लेकिन ये कैंसर हो क्यों जाता है, मतलब आमतौर पे लोगों को, और इस कैंसर के क्या कारण है, इसके बारे में थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताइए। देखिए, सबसे पहले तो ये कैंसर जो है, इसके दो कारण हैं मुख्यतः। एक अनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स, और दूसरा होता है लाइफस्टाइल रिलेटेड, हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जो हमारी आम जनजीवन की जो लाइफ हम लोग कैसे जी रहे हैं, हमारा खान पान कैसा है, वो हमारी शरीर पे क्या असर डाल रहा है, उससे रिलेटेड कुछ चेंजेस होते हैं जिनको हम लाइफस्टाइल या एनवायरमेंटल फैक्टर्स कहते हैं। देखिए, अनुवांशिकी अपनी जगह है, लेकिन जो इंसिडेंस देखा जाता है कोलोरेक्टल कैंसर का, वो ज़्यादातर स्पोरैडिक यानी कि बिना किसी अनुवांशिक चेंज, मतलब माता पिता से आपके अंदर में नहीं आया है, आपके अंदर कुछ ऐसा चेंज हुआ जिसकी वजह से आपको वो कैंसर बना। तो इसमें कुछ लाइफस्टाइल रिलेटेड चेंजेस हैं। एक चेंज होता है कि बढ़ी हुई उम्र जो है वो अपने आप में कैंसर को प्रिडिस्पोज करती है। सारी तरीके के कैंसर्स जो है वो एक एज रिलेटेड होते हैं, जैसे कि 60 ईयर्स 65 ईयर्स की एज के बाद इन कैंसर्स का रिस्क बढ़ जाता है। लेकिन अभी हम लोग अपने आउटडोर में OPD में पेशेंट्स देख रहे हैं, जिसमें बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे हैं हमारे पास जो कि 60 या 40 साल की उम्र से कम एज में भी कोलोरेक्टल कैंसर का रिस्क काफ़ी बढ़ रहा है। हिंदुस्तान में कोलोरेक्टल कैंसर जो है, कोलन कैंसर जो है, वो पुरुषों में 8वां सबसे मोस्ट कॉमन कैंसर है, और जो रेक्टल कैंसर है वो 9वां सबसे मोस्ट कॉमन कैंसर है। विमेन यानी कि लेडीज़ में कोलन कैंसर हिंदुस्तान में 9वें स्थान पर है। रेक्टल कैंसर उतना कॉमन नहीं है जितना कि पुरुषों में है। अब इसके कारण, जैसा कि आपने पूछा, तो कारण है, पहला सबसे एज रिलेटेड, जो मैंने बोला कि एज रिलेटेड है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारा खान पान। हम सबको पता है, हम सब लोग सुनते हैं कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, पैकेट में लिखा होता है, बट समहाउ सबके मन में लगता है कि ये मुझे नहीं होगा। बट स्मोकिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें ऑलमोस्ट बॉडी से हर जगह का कैंसर जो है वो स्मोकिंग से रिलेटेड है। सिमिलरली कोलोरेक्टल कैंसर भी स्मोकिंग से रिलेटेड है। अल्कोहल कंजम्पशन यानी कि शराब पीना, ये भी कोलोरेक्टल कैंसर के रिस्क इंसिडेंस को बढ़ाता है। देन जो और चीज़ें हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि रेड मीट का सेवन या फिर प्रोसेस्ड मीट का सेवन। आजकल की हमारी भागदौड़ बड़ी ज़िंदगी है, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहता, सब कोई प्रोसेस्ड फूड खा रहा है। सो प्रोसेस्ड फूड इटसेल्फ या प्रोसेस्ड मीट इटसेल्फ इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। जैसे कि मैंने आपको मोटी मोटी चीज़ें बताई, शराब हो गई, तम्बाकू हो गया, पान मसाला हो गया, सिगरेट स्मोकिंग हो गई, प्रोसेस्ड मीट हो गया। अनदर इम्पॉर्टेंट चीज़ है हम जो हमारी डाइट में आजकल मिस होती चली जा रही है, वो है फाइबर की कमी। हाई फाइबर डाइट जो है, पहले जो हमारे गांव में लोग जो रहते हैं वो उनका मोटा अनाज होता था और वो हाई फाइबर डाइट होती थी। अब हम लोग पॉलिश्ड राइस, पॉलिश्ड व्हीट की तरफ जा रहे हैं, तो ये हमारे
डाइट में फाइबर की कमी हो रही है, ये भी कोलोरेक्टल कैंसर का रिस्क बढ़ाता है। आज की हमारी यंग जनरेशन है, नए पॉप सॉन्ग सुनने वाले, ये सब लोग बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सब चीज़ें खाना पसंद करते हैं। तो ये सारे जो वेस्टर्न फूड्स हमारी लाइफ में आ गए हैं, नो डाउट सबको अच्छा लगता है खाना, मैं भी खाता हूँ, लेकिन डोंट मेक इट अ हैबिट, इसको रोज़ ना खाएं, ठीक है। ये ना सिर्फ आपके आंतों के कैंसर के रिस्क को बढ़ाता है, और भी बीमारियां हैं, हार्ट डिजीजेज, स्ट्रोक, इन सब के रिस्क को बढ़ाता है। सबसे बड़ी चीज़ मोटापा पैदा करता है आपके शरीर को, तो वो नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जैसे कि विटामिन डी की कमी, बहुत एविडेंस प्रूफ नहीं है इसका कि विटामिन डी की कमी से कोलोरेक्टल कैंसर होता है, बट हाँ, एक हेल्दी लाइफस्टाइल हमें ज़रूर मेंटेन करना चाहिए। खूब सारा पानी पीना चाहिए, हरी पत्तेदार सब्जी खानी चाहिए जिससे हमें कॉन्स्टिपेशन ना हो, और एक सुबह उठ के व्यायाम करना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी भी, आपको सुन के ये थोड़ा अजीब लगेगा कि फिजिकल एक्टिविटी से हमारे कोलोरेक्टल कैंसर का क्या लेना देना, मतलब आंत के कैंसर का क्या लेना देना, पर फिजिकल एक्टिविटी अगर हम कम कर रहे हैं, शरीर में व्यायाम कम कर रहे हैं, तो भी कोलोरेक्टल कैंसर का रिस्क बढ़ता है। मतलब कुल मिला के हमें अच्छी डाइट लेनी है, शराब, सिगरेट या इस तरह के जो भी आप चीज़ें जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं, ये सब नहीं खाना है, और हमें व्यायाम, एक्सरसाइज और अपनी डेली रूटीन अच्छी करनी है। ये सारी बातें श्रोताओं हम आपको अक्सर ही बताते रहते हैं, और आज डॉक्टर साहब ने भी बताया कि किस तरह से आप बड़ी आंत के कैंसर से भी बच सकते हैं अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं। सर, अक्सर देखा जाता है कि लोगों को पेट में दर्द होता है, या जब वो जाते हैं, मतलब वॉशरूम जाते हैं, जब लैट्रिन के लिए जाते हैं, तो उनको वहाँ पे दर्द होता है, और कभी कभी तो ब्लड भी आ जाता है। तो क्या इसका भी कोई मतलब कनेक्शन है इस कैंसर से? देखिए, कोलोरेक्टल कैंसर के कुछ लक्षण होते हैं जो हमें आम जनता को पहुंचाने हैं, और आपने बहुत सही बात पुटअप करी कि लोगों के पेट में अक्सर पेट साफ ना होना, पेट में दर्द होना, लैट्रिन के रास्ते खून आ जाना, ये सब कॉमन चीज़ें हैं जो होती हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कोलोरेक्टल कैंसर के जो सिम्टम्स होते हैं वो भी डिपेंड करता है कि ये कैंसर बड़ी आंत काफ़ी बड़ी है, उसमें कितने, मतलब करीब 1 मीटर लंबी बड़ी आंत होती है, तो इसमें किस हिस्से में कैंसर है उसके हिसाब से उसमें सिम्टम्स या लक्षण वेरी करते हैं। जैसे अगर पेट के दाहिनी तरफ वाले हिस्से में अगर कैंसर है तो ज़्यादातर मरीजों को अनीमिया यानी कि खून की कमी होती है। होता क्या है कि ट्यूमर जो है वो धीरे धीरे ब्लीड करता है, और वो बहुत माइन्यूट ट्रेसेस में ब्लड आता है जो शायद आंखों से दिखता भी नहीं है, माइक्रोस्कोपिक जिसे हम कहते हैं ब्लड आना। लेकिन क्या होगा कि वो धीरे धीरे शरीर में खून की कमी हो जाएगी। और मैं बताऊं, मैंने अपनी प्रैक्टिस में पढ़ा भी है, अपनी प्रैक्टिस में भी देखा है कि यूजली जो एल्डरली, जो एजेड लोग होते हैं, जो 60 प्लस के लोग होते हैं, अगर मेल्स हैं यानी कि पुरुष हैं, उनमें अगर अनीमिया पाया जा रहा है तो हमें जरूर अनीमिया यानी कि खून की कमी के कारण को ढूंढना चाहिए। और कई बार हमने ये पकड़ा है कि पेशेंट हमारे पास आया था, हिस्ट्री लेके आता है ओपीडी में कि सर हमें 4 बोतल खून चढ़ गया था, हमारा हीमोग्लोबिन जो है ड्रॉप करके 4 हो गया था, और फिर हम लोग उसको इवैल्यूएट करते हैं तो पता चलता है उसे दाहिनी आंत का कैंसर है। महिलाओं में अक्सर, क्योंकि माहवारी रहती है, पीरियड्स आते हैं, तो उनको कभी कभी, और हमारे हिंदुस्तान में महिलाएं हमेशा नेग्लेक्टेड रहती हैं, वो लोग अपना खान पान कम करती हैं, अपने घर के पुरुषों का, बेटों का ध्यान रखती हैं, बेटियों का ध्यान नहीं रखती, तो उनका कई बार अनीमिया हो जाता है, खून कम हो जाता है। लेकिन पुरुषों में अगर अनीमिया हो रहा है तो डेफिनेटली उसका एक इंपॉर्टेंट कारण ये भी हो सकता है, तो जिसको हमें इवैल्यूएट करना चाहिए। तो ये हो गई दाहिनी तरफ के कैंसर की बात। कभी इसका और भी लक्षण हो सकते हैं, जैसे पेट में एक गांठ उभर है जो आपको छूने से पता चले, पेट में दर्द होना, जैसे कि आंत एक ट्यूब की तरह है, तो अगर आंत में कहीं पे भी ट्यूमर होगा वो रुकावट पैदा करेगा, तो अगर रुकावट पैदा करेगा तो पेट में मरोड़ दे करके दर्द उठना जिसे हम कहते हैं, इस तरीके के कारण हो सकते हैं। ये एक चीज हो गई। अगर यही कैंसर, यही ट्यूमर बाएं तरफ वाली आंत के हिस्से में है तो उसमें ज्यादातर क्या होता है कि मरीज को लैट्रिन में खून आता है, क्योंकि उसके बाद बहुत कम हिस्सा बचता है लैट्रिन के रास्ते से जुड़े होने के कारण। तो उसमें अगर ब्लीडिंग होगी तो ब्लीडिंग हमें लैट्रिन के रास्ते में दिख जाएगी, जैसे लैट्रिन में मिक्स होकर के ब्लड आना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि देखिए, पाइल्स बहुत कॉमन है। ज़्यादातर लोगों को जिनको कि लैट्रिन में ब्लड आ रहा है वो कैंसर नहीं है, ऑलमोस्ट 70% लोगों को वो कैंसर नहीं है। लेकिन अगर ये लैट्रिन में ब्लड आना इज़ नॉट अ नॉर्मल थिंग, हमें उसे नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए और हमें अपने विशेषज्ञ डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। पाइल्स है तो उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, लेकिन अगर वो नहीं है तो हम कैंसर को शुरुआती स्टेज में पकड़ सकते हैं, उसका ढंग से इलाज कर सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हम सबको पता होनी चाहिए कि लैट्रिन के रास्ते में खून आना एक आम बात नहीं है, हमें उसे नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। इसके अलावा और भी लक्षण होते हैं। कभी कभी जब बीमारी ज़्यादा बढ़ जाती है तो आंतों में रुकावट आ जाती है,
फिर तो मरीज़ अपने आप ही हॉस्पिटल आ जाता है। ये वो चीज़ नहीं है जिसको कि आप जल्दी पकड़ सकें, क्योंकि आंतों में रुकावट हो गई, पेट फूल रहा है, लैट्रिन नहीं आ रही है, तो मरीज़ अपने आप ही हमारे पास आ जाता है। तो ये जागरूकता से संबंधित बात नहीं है, लेकिन हाँ, ये भी एक लक्षण है आंतों के कैंसर का, आंतों में रुकावट आना। सर, बहुत से लोगों के मन में एक भ्रांति भी होती है कि अगर उन्हें पाइल्स है तो उन्हें जो है कैंसर बन सकता है इन फ्यूचर, ऐसा भी कुछ है सर? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। पाइल्स यूजली होता है कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड, यानी कि कब्ज रिलेटेड। जी, अगर कब्ज रहता है तो इंसान जोर लगाता है लैट्रिन करने के लिए, क्योंकि पेट साफ होना चाहिए, सबको लगता है पेट साफ होना चाहिए। तो जब हम जोर लगाते हैं तो वहाँ की कुछ नसें जो होती हैं वो फूल जाती हैं, उनमें से ब्लीडिंग होती है। तो जब हम लोग पढ़ते भी थे, हम अपने स्टूडेंट्स को भी पढ़ाते हैं, तो हम हमेशा ये कहते हैं कि पाइल्स की ब्लीडिंग और कैंसर की ब्लीडिंग थोड़ी सी अलग होती है। पाइल्स की ब्लीडिंग जब होती है तो मरीज खुद कहता है कि सर, जब हम लैट्रिन करने जाते हैं तो लैट्रिन आने से पहले बिल्कुल पिचकारी की तरह ब्राइट रेड, बिल्कुल सुर्ख लाल खून आता है। लेकिन जो कैंसर रिलेटेड ब्लड होता है उसमें वो लैट्रिन में मिक्स्ड आता है। ये डिफरेंस वो अंदर से आ रहा है, क्योंकि वो अंदर से आ रहा है। जो पाइल्स का ब्लड है वो लैट्रिन के हिस्से के जस्ट ऊपर वाले हिस्से से आ रहा है, तो बिल्कुल ब्राइट रेड, सुर्ख लाल करके, बिल्कुल पिचकारी की तरह से वो ब्लड आता है, जो कि कैंसर रिलेटेड ब्लड नहीं होता। कैंसर का जो ब्लड होगा वो लैट्रिन में मिक्स आएगा, क्योंकि वो ऊपरी हिस्से, आंत के ऊपरी हिस्से से आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हम अगर अपनी डाइट अच्छी रखते हैं तो हम ये पाइल्स से भी बच सकते हैं, क्योंकि हम ज्यादा चिकना तला खाने की वजह से आई थिंक वो चीजें हो जाती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा खान पान हमें पाइल से भी बचाएगा और कैंसर से भी बचाएगा। तो अच्छा खाना खाइए, अच्छी चीजें अपनी डाइट में शामिल करिए। सर, अब हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि ये बड़ी आंत का कैंसर डायग्नोज कैसे किया जाता है? देखिए, बड़ी आंत के कैंसर के साथ मैंने आपको बताया कुछ लक्षण होते हैं। जैसे मोस्ट कॉमन लक्षण जो है, या तो पेट में दर्द होना, अनीमिया होना, या फिर लैट्रिन के रास्ते खून आना। तो सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका यह है कि जब भी आपको इस तरीके का कोई दर्द हो रहा है, कुछ आपका पेट साफ नहीं हो रहा है, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने किसी विशेषज्ञ डॉक्टर को दिखाएं। और इसका डायग्नोसिस का तरीका बड़ा ही सिंपल होता है। अगर ब्लड आ रहा है तो फिर बात ही खत्म हो गई। फिर इसकी सिंपल सी एक जांच होती है जिसको कि हम कोलोनोस्कोपी कहते हैं। ये एक एंडोस्कोपी की जांच है। जैसे अपर जीआई एंडोस्कोपी होती है, वैसे कोलोनोस्कोपी होती है। जैसे नाम से पता चल रहा है कि कोलन की स्कोपी, यानी कि बड़ी आंत में एक छोटा सा कैमरा होता है, उसको डाल के देखा जाता है। और इसमें बहुत कोई पेन या पेनफुल प्रोसीजर नहीं होता है। हल्का सेडेशन में ये प्रोसीजर किया जा सकता है। किसी भी अच्छे सर्जन या मेडिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जो हमारे शहर में उपलब्ध हैं, मेडिकल कॉलेज में सेवाएं उपलब्ध हैं, आप आकर के अपने लैट्रिन के रास्ते की जांच करा सकते हैं। अगर कोई ट्यूमर होता है तो हाथों हाथ उसमें उसको पकड़ सकते हैं, उसमें से एक छोटा सा टिश्यू ले सकते हैं जिसको कि हम बायोप्सी कहते हैं, और उसके बाद हम उसका आगे का ट्रीटमेंट करा सकते हैं। कई बारी अनीमिया के साथ पेशेंट आता है, तो अनीमिया में कई बारी होता है कि ब्लड हमें दिख नहीं रहा है, तो उसमें क्या करते हैं, कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे लैट्रिन के कुछ टेस्ट होते हैं जिसको अंग्रेजी में हम लोग स्टूल फॉर ओकल्ट ब्लड कहते हैं। ओकल्ट मतलब छुपा हुआ। तो हम ऐसे छुपे हुए ब्लड को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ट्यूमर है तो वो ब्लीड करता है, या तो वो दिख जाएगा या नहीं दिखेगा। अगर नहीं दिखेगा तो ओकल्ट ब्लड के लिए टेस्टिंग होती है, और अल्टीमेटली हमें कोलोनोस्कोपी ही करनी होती है। फिर मरीजों के किस स्टेज में है उसके लिए हम एक सीटी स्कैन करते हैं चेस्ट का और पेट का, तो जिसमें हम देखते हैं कि मरीज की स्टेज क्या है। सर, आपने अभी बताया कि इसको डायग्नोज कैसे किया जाता है। अगर इसके हम इलाज की बात करें तो क्या इसका इलाज संभव है, और इसका इलाज किस तरह से किया जाता है? जी, इसका इलाज संभव है। हम ये भी मैं आप सभी श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि हम लोग, क्योंकि मैं कैंसर से ही संबंधित इलाज में एक्सपर्ट हूँ, तो यूजली क्या है, एक ज़माना था जब आप किसी को कैंसर बोल देते थे तो सबको लगता था कि नहीं साहब, इसका इलाज हो नहीं सकता, अब तो बस अंतिम दिन बचे हैं, अब बस भगवान की पूजा करिए, कर लीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान की पूजा तो हमें रोज़ ही करनी चाहिए, लेकिन कैंसर का इलाज संभव है, और स्पेशली कोलोरेक्टल कैंसर का इलाज तो बहुत अच्छे से संभव है। कुछ ही कैंसर हैं जिनमें कि अगर बीमारी उस जगह जहाँ से उभरी है अगर कहीं दूर फैल गई है, जैसे कि कैंसर की बीमारी बड़ी आंत से निकल के जिगर में जाके फैल गई है, तो कुछ ही कैंसर है जिनमें हम स्टेज 4 कैंसर में भी ट्रीटमेंट ऑप्शन ऑफर करते हैं पेशेंट्स को, और ये उन कैंसरों में से एक है। क्योंकि ज़्यादातर इसके जो कण हैं, जो माइक्रोस्कोपिक बीमारी है जो फैलती है, जिसे हम स्टेज 4 कहते हैं, वो आंतों से निकल के ज़्यादातर लिवर में जाती है। और एक पहले कहते थे कि साहब लिवर में पहुंच गई बीमारी तो अब ठीक नहीं हो सकती, स्टेज 4 गई, बट अब ऐसा नहीं है। अब कीमोथेरेपी बहुत एडवांस्ड है, रेडियोथेरेपी बहुत एडवांस्ड है, सर्जरी बहुत एडवांस्ड है, और बहुत सारी और भी टेक्निक्स हैं जो कि सर्जरी से रिलेटेड नहीं है, जो जिसे हम इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी कहते हैं। उनकी मदद से भी हम लिवर में फैले हुए कैंसर को भी ट्रीट कर सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि जो अर्ली स्टेज में ट्रीटमेंट आउटकम है वो एडवांस स्टेज में ऑब्वियसली नहीं हो सकता, लेकिन ये भी कहूँगा कि स्टेज 1 और 2 में इसके 5 ईयर सर्वाइवल कोलोरेक्टल कैंसर के 80 to 90% है। किसी भी कैंसर में
आप 80% भी अगर किसी को सर्वाइवल दे रहे हैं तो मतलब बहुत बड़ी बात है। मतलब आप कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट 80% लोग अगले 5 साल तक इस कैंसर के साथ जीवित रहेंगे। बहुत बड़ी बात है, बहुत कम कैंसर में हम ऐसा कहते हैं। वाकई में। दूसरी चीज़ है कि अगर स्टेज 3 और 4 में भी जा रहा है तो हाँ, परसेंटेज डेफिनेटली कम है, लेकिन फिर भी हम मान के चलते हैं कि 40 to 50% पेशेंट्स स्पेशली इन स्टेज 4 अगले 5 साल तक जीवित रह सकते हैं। तो ये दैट इज़ ऑल्सो नॉट अ वेरी बैड नंबर। अगर हम किसी को कह रहे हैं कि आपका स्टेज 4 में डिटेक्ट हुआ और उसके बाद भी आप अगले 5 साल तक 40% चांस है कि आप जीवित रह पाओगे, तो ये भी एक किसी भी कैंसर के लिए बहुत बड़ी बात है। जहाँ तक इसके इलाज की संभव है, इलाज का तरीका है, तो कोलोरेक्टल कैंसर के इलाज में डिपेंड करता है कि किस स्टेज में है, और इसका सबसे अच्छा इलाज सर्जरी माना जाता है। सर्जरी करके जो बीमारी से ग्रसित हिस्सा है उसको हम निकाल देते हैं, फिर आंत की कंटिन्यूटी को बना दिया जाता है। ये कोलन कैंसर हो गया। रेक्टल कैंसर इससे थोड़ा सा अलग है। रेक्टल कैंसर में क्या होता है कि पहले हम रेडियोथेरेपी या कि रेडिएशन की विधि का इस्तेमाल करते हैं, जिससे बीमारी को छोटा किया जाता है। उसके बाद फिर हम ऑपरेशन करते हैं। देखिए, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें कोई भी ये नहीं कह सकता, ना सर्जन कह सकता है, ना कोई कीमोथेरेपी वाले डॉक्टर साहब कह सकते हैं कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। नहीं, ये एक टीम एफर्ट होता है जिसमें मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कि जो कीमोथेरेपी के डॉक्टर हैं उनका भी रोल है बहुत इंपॉर्टेंट, सर्जन का भी रोल है बहुत इंपॉर्टेंट, और रेडिएशन विधि के जो डॉक्टर हैं, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, उनका भी रोल है। तो एक टीम की तरीके से काम होता है। सारी विधियां इसमें यूज होती हैं, तभी जाके हम जो डिजायर्ड रिजल्ट है मरीज को वो दे पाते हैं। लेकिन हाँ, इलाज बिल्कुल संभव है, और हमें समय रहते अगर हम बीमारी को पकड़ लें तो हम इसका इलाज पूरी तरीके से संभव है। सर, जैसे कि आपने कहा कि अगर हम समय रहते इस बीमारी का पता लग जाता है तो इसका इलाज संभव है। व्यक्ति पहले से ही कौन कौन सी सावधानियां बरते ताकि वो स्टेज 3 और 4 की नौबत ही ना आए? उसको स्टार्टिंग में कैसे पता चलेगा कि उसे इस तरह का कैंसर हो गया है और उसे जो है स्टार्टिंग में इसका ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए? और अपनी डाइट को भी किस तरह से वो ठीक रखे, इसके बारे में भी थोड़ा बताइए। यही मैं कहना चाह रहा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये कोशिश करनी है कि हमें इस तरीके की बीमारी लगे ही ना, ये रोग लगे ही ना। तो उसका तरीका वही, जैसे आपने बोला, कि हमारी एक स्वस्थ लाइफस्टाइल, हम लोग एक अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करें, जिसमें कि हम व्यायाम करें, हेल्दी खाना खाएं, हाई फाइबर डाइट लें, शराब और सिगरेट स्मोकिंग ना करें। ये तो हो गई बचाव की बात। प्लस उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है कि हम इसको कैसे पकड़ें जल्दी। देखिए, यूजुअली जो कहीं जहाँ निगलेक्ट होती हैं चीज़ें वो होती हैं कि अगर लैट्रिन के रास्ते में खून आ रहा है तो कई बारी जो डॉक्टर्स या हम लोग भी कभी कभी मरीज भी कभी कभी कर देते हैं कि साहब पाइल्स ही होगा। तो बस ये होगा वाली चीज़ को अवॉइड करें। किसी भी विशेषज्ञ डॉक्टर या सर्जन को दिखाएं जो कि इस बारे में जानते हों। सबका अलग अलग एजुकेशनल प्रोफाइल है। तो मैं ये कहूँगा कि जो जैसे अगर ब्लीडिंग, लैट्रिन के रास्ते ब्लीडिंग हो रही तो ज़्यादातर आमतौर लोग पाइल्स की समस्या के लिए सर्जन के पास जाते हैं। मेडिसिन भी लेके खुद ही खा भी लेते हैं। जी बिल्कुल, ये भी एक है। वही मैं कह रहा हूँ कि उसको नेग्लेक्ट ना करें, स्वयं अपने डॉक्टर ना बने, डॉक्टर की सलाह लें तो आपका ही फायदा होगा, है ना। और सबसे बड़ी बात है कि वो उसको पकड़ने में उसको जल्दी पकड़ पाएंगे और आपको उसका जल्दी और अच्छा ट्रीटमेंट मिल पाएगा। जी बिल्कुल, अगर आप टाइमली ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं तो उसका इलाज भी अच्छे से हो जाता है। और खुद से डॉक्टर ना बने, खुद से जाके आप मेडिकल स्टोर से दवाई लेके ना खाएं, क्योंकि उससे क्या होगा ना, एक तो आपका जो ट्रीटमेंट है वो सही से नहीं होगा और हो सकता है कि वो दवाइयाँ खाने से आपको साइड इफेक्ट्स हो जाए और आपको मतलब फायदा की जगह और ज़्यादा नुकसान हो जाए। तो प्लीज़ इस तरह की गलतियाँ ना करें। हम आपके लिए लेकर आते हैं इतने अच्छे शो जिसमें हम आपको इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, तो प्लीज़ ध्यान से इनको सुनिए और खुद से डॉक्टर ना बनिए। सर, बातें हो रही है हमारी बड़ी आंत के कैंसर के बारे में, तो अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका ट्रीटमेंट किस तरह से होता है? और अगर हम KGMU की बात करें तो KGMU में अगर कोई व्यक्ति इस चीज से ग्रसित है तो वो यहाँ पे किस विभाग में आ सकता है, कब आ सकता है, इसके बारे में पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, ट्रीटमेंट जैसे मैंने आपको बताया, इसमें टीम एफर्ट है, सर्जरी का भी रोल है, कीमोथेरेपी का भी रोल है और रेडिएशन ऑन्कोलॉजी का भी रोल है। तो ये ज़्यादातर पेशेंट्स हमारे पास किसी भी विभाग में आते हैं, कभी कभी डायरेक्ट हमारे पास भी आते हैं सर्जरी विभाग में, जो कैंसर सर्जरी विभाग है वहाँ पे आते हैं। कई बारी पेशेंट्स आते हैं मेडिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी से, क्योंकि कई बारी पेट की समस्या है तो मरीज ज़्यादातर पेट के डॉक्टर के पास चले गया, तो उनके पास भी जाते हैं। कई बारी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो कि बाहर से ऑपरेट होकर के आते हैं, जिनका ऑपरेशन हो चुका होता है, जो आगे के ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। लेकिन अगर किसी भी मरीज को पेट से संबंधित कोई भी दिक्कत है तो आप मेडिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी या फिर कैंसर सर्जरी विभाग में OPD में हम लोगों से मिल सकते हैं। हम लोग उसका जो आपके सिम्टम्स होंगे उसके अकॉर्डिंगली उसका इलाज पक कर सकते हैं। आपको रेलिवेंट टेस्ट बता सकते हैं कि हाँ, आपके पेट की एंडोस्कोपी होने की ज़रूरत भी है कि नहीं, आपको अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत है कि नहीं, या आपको CT की स्कैन की ज़रूरत है कि नहीं। तो ये इनफैक्ट ये एक ऐसी चीज़ है जो ऑलमोस्ट हर डॉक्टर को पता होता है कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। बहुत सारे विभाग हैं जो इस तरीके की बीमारी को हमारे मेडिकल यूनिवर्सिटी में ट्रीट करते हैं। जैसे मैंने बताया, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी है जहाँ से मैं आता हूँ, हम लोग बहुत पेशेंट्स देखते हैं इस तरीके के। प्लस
रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में भी पेशेंट्स आते हैं, मेडिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में भी पेशेंट्स आते हैं। तो ये सारे पेशेंट्स इन तीनों में से किसी विभाग में जा करके अपना बेसिक एवेल्युएशन करा सकते हैं। कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जो कराए जाते हैं, अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं कुछ ट्यूमर मार्कर्स भी होते हैं। बेसिकली क्या होता है, ब्लड टेस्ट है जिसमें हम देख सकते हैं कि बीमारी का कोई ट्यूमर मार्कर, जो ट्यूमर से रिलेटेड जांच है वो हम करते हैं। तो ब्लड से भी पता चल जाता है कि हाँ भाई ये अगर बढ़ा हुआ है तो मरीज को ये कैंसर होने की संभावना अधिक है। सर, ये भी एक प्रश्न लोगों के मन में आता है कि अगर उनके परिवार में किसी को भी रहा है, उनके पेरेंट्स को रहा है या उनके और हिस्ट्री में कभी किसी को रहा है, तो क्या उनके बच्चों में भी इस तरह के कैंसर के गुण आ सकते हैं? मतलब कैंसर हो सकता है उन्हें? क्या सर इसमें कितनी पॉसिबिलिटीज है कि बच्चों में भी ये कैंसर हो सकता है? देखिए, इसको हम लोग जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन कहेंगे। जो आपने सवाल पूछा, साइंटिफिक लिटरेचर में इसको जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन कहा जाएगा। और एक हद तक हाँ, मैं इस बात से एग्री करूंगा कि अगर किसी के घर में इस तरीके का कैंसर है तो क्या उसको रिस्क बढ़ जाता है? हाँ, ये रिस्क बढ़ सकता है अगर उस फैमिली में 2 सिंड्रोम्स जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो उनके जेनेटिक म्यूटेशन है। तो उनमें से पहला होता है FAP यानी कि फेमिलियल एडेनोपॉलिपोसिस कोलाई, और दूसरा होता है हेरिडिटरी नॉन पॉलिपोसिस कोलन कैंसर, HNPCC, या फिर उसको लिंच सिंड्रोम भी कहा जाता है। ये 2 एक ऐसी अनुवांशिकी की बीमारियां हैं जिनमें कि मरीजों को कोलन कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। लेकिन इसमें भी पकड़ने के कुछ तरीके होते हैं, जैसे कि जब ये दोनों बीमारियां अगर किसी फैमिली में रन कर रही हैं तो यूजुअली उनमें कोलन कैंसर जो है, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक एज के बाद उसका रिस्क बढ़ता है, जैसे कि 60+, 65+। बट अगर ये दोनों बीमारियां हैं तो उसमें जो कैंसर का रिस्क है वो कम एज में शुरू हो जाता है। जैसे कि जो पेशेंट आएगा उनकी उम्र 40 या 45 साल की हो सकती है या 35 ईयर्स की हो सकती है, लेस देन बेसिकली 40 ईयर्स। और हम जब उनसे पूछेंगे कि आपके घर में क्या किसी को ऐसे कैंसर की बीमारी थी क्या, तो वो हमें बता सकते हैं कि जी हाँ, मेरे दादाजी को था, मेरे पिताजी को था, मेरी माताजी को था, कि हम उनको भी ऐसा कैंसर था। प्लस इसमें एक बात और जोड़ना चाहूँगा, जो HNPCC मैंने आपको कैंसर बोला, जो कंडीशन बोली, उसमें कुछ कैंसर्स का रिस्क और भी बढ़ता है। जैसे कि उसमें ब्रेस्ट कैंसर हो गया यानी स्तन का कैंसर लेडीज़ में, और एंडोमेट्रियल कैंसर यानी कि बच्चेदानी का कैंसर, ये कैंसर भी उससे लिंक्ड है। तो ज़रूरी नहीं है कि किसी को आंतों का कैंसर हो तभी ये बीमारी होगी, जी नहीं। ये एक ऐसा सिंड्रोम है, सिंड्रोम बेसिकली कई सारी बीमारियों के कलेक्शन, कॉन्स्टेलेशन को कहते हैं, तो जिसमें कि ये कई सारे कैंसर्स का रिस्क को बढ़ाता है। तो ऐसा भी संभव है कि मरीज हमारे पास कम उम्र में आए जिनको हमने डायग्नोज किया हो कि ये कोलन कैंसर है, उनकी माताजी या उनके घर में मौसी या किसी को भी बच्चेदानी का कैंसर हो यानी कि एंडोमेट्रियल कैंसर या फिर ब्रेस्ट कैंसर हो, तो ये भी संभावनाएं हैं। बट यहाँ पे मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि ये जो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है यानी कि अनुवांशिकी से जो खतरा पैदा होता है वो लेस देन 10% है हमारे हिंदुस्तान में। ज़्यादातर कैंसर जो है वो स्पोरैडिक यानी कि जो मरीज़ है उसी में वो तकलीफ पैदा हुई है, और उसमें बच्चों में रिस्क ऐसे बढ़ता नहीं है। नॉर्मली लेस देन 10% ही जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है हमारे देश में। मतलब बहुत ही कम चांसेस हैं, 10% ही चांसेस है कि अगर आपके जनरेशन में रहा है किसी को तो आप में ये आएगा। सर, अब हमारा समय क्योंकि समाप्त होने वाला है, तो हमारे श्रोताओं को कोई मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैसेज बहुत ही सिंपल है। पहला तो ये कि एक स्वस्थ जीवन शैली का यापन करें। आप लोग मतलब अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें, व्यायाम करें। दूसरी चीज़ ये कि अपने मन से ये भ्रांति निकाल दें कि कैंसर इनक्योरेबल है। मैं हमेशा जब भी इस तरीके का कोई भी पब्लिक लेक्चर लेता हूँ हमेशा ये बोलता हूँ कि कैंसर इज क्योरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली, मतलब कि कैंसर का उपचार संभव है अगर हम उसे जल्द पकड़ सकें। कैंसर का आउटकम भी उसी पे डिपेंड करता है कि कैंसर हमने किस स्टेज में, जब आप आपके डॉक्टर के पास पहुंचे तो उसकी स्टेज क्या थी। यही पेशेंट्स भी हमसे पूछते हैं कि सर स्टेज क्या है। तो अगर अर्ली स्टेज का कैंसर है तो सर्जरी भी कम मॉर्बिड होगी, मतलब कि कम तकलीफ हो सकती है आपको सर्जरी के बाद, और ठीक होने की गुंजाइश भी आपकी बढ़ जाएगी और आप बहुत अच्छी और स्वस्थ लाइफ भविष्य में जी पाएंगे। जी बिल्कुल, आप एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं अगर आपकी जो चीज़ें हैं, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं इस तरह के कैंसर रिलेटेड या कोई भी बीमारी अगर वो अर्ली स्टेज में पकड़ी जाती है तो उसका ट्रीटमेंट भी उतनी ही आसानी से किया जा सकता है। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, अपनी इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। सर, अब हमारे शो को यहीं पे एंड करने का समय आ गया है। अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाते रहिए और सुनते रहिए KGMU गूंज 89.6 FM। Radio